सैलरी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि सैलरी क्या चीज़ है। असल में ना दो चीज़ों को हमेशा ज़हन में रखना चाहिए। एक तो यह है कि सैलरी एक ऐसा मैटर होता है जिससे बैक वक्त बहुत सारी एंटिटीज वाबस्ता हो जाती हैं, बहुत सारे लोग वाबस्ता हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, सैलरी जो है इसका ताल्लुक आपकी एम्प्लॉयमेंट से है जिसके अगेंस्ट आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इस एक्टिविटी परफॉर्म करने में जो भी टूल्स और इक्विपमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे आपको कौन प्रोवाइड करता है? आपकी फर्म प्रोवाइड करती है। यानी जब भी आप सैलरी की बात करें तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि सैलरी वो एक्टिविटी है जिसके लिए तमाम टूल्स और इक्विपमेंट किसने प्रोवाइड किए? आपकी फर्म ने प्रोवाइड। अच्छा, इसकी इन्वायरमेंट भी आपको किसने दी है? ये भी आपकी फर्म ने प्रोवाइड किया। ठीक है, लिहाजा याद रखना है कि ये सर्विसेज नहीं है, ये सर्विसेज नहीं है। सर्विसेज का कॉन्टेक्ट डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा यहां हमारा इलेक्ट्रिशियन है, सीएफई का, तो सीएफई का जो इलेक्ट्रिशियन है वो यहां काम करता हुआ आपको नजर आता है? क्या ख्याल है? अच्छा, ये हमारे से क्या लेता है महीने बाद? सैलरी। अच्छा, जब हम सैलरी देते हैं तो इस बंदे को प्लास, स्क्रू ड्राइवर, ड्रिल मशीन, कटर सब कौन देता है? हम प्रोवाइड करते हैं। इसको जो इन्वायरमेंट है जॉब का वो कौन दे रहा है? वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक हम जाते हैं हफीज सेंटर, वहां से एक बंदा पकड़ लाते हैं, उसको कहते हैं यार हमारे ना यहाँ इंटरनेट की केबल बिछा दो। अब बताएं इसमें और उसमें फर्क है कि नहीं? अब वो जो इंटरनेट की केबल बिछाने आया वो कौन है? वो सर्विस प्रोवाइडर। उसके साथ हमारा मुआहदा क्या हुआ है? तुम टूल और इक्विपमेंट अपने लेके आओगे और वो काम खत्म होते क्या कहेगा? पैसे। जबकि जो सीएफई का इलेक्ट्रिशियन है सुबह कितने बजे आएगा? 9 बजे। और जाएगा कब? जो भी उसका सर्विस टाइम हो। क्लियर? अच्छा, लेकिन वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या होगा? वो अपने टूल्स और इक्विपमेंट लेकर आएगा और हमारा काम करके चला जाए। अच्छा, दूसरा मसला ये कि सैलरी हमेशा जो होती है ना, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। कैसे? हुकूमत ने एक मिनिमम वेज रेट भी मुकर्रर किया होता है। इसलिए हमें यह भी ख्याल रखना होता है कि ऐसा ना हो हम कॉस्ट मिनिमाइज करते करते कोई ऐसी सैलरी मुकर्रर कर दें जो लॉ को वायलेट कर रही हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये उसमें भी नहीं आनी चाहिए। अब जरा चलते हैं, बात करते हैं कानून क्या कहता है। कहता है एम्प्लॉय मीन्स एनी इंडिविजुअल एंगेज इन एम्प्लॉयमेंट। इसको हमने टाइम दिया हुआ है 9 से 2। टूल्स और इक्विपमेंट किसके होंगे? हमारे होंगे। इन्वायरमेंट कौन देगा? हम देंगे। सर्विस सपोर्ट चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। और एम्प्लॉयर कौन है? मीन्स एनी पर्सन हु एंगेज इन रिन्यूमरेट्स एन एम्प्लॉय। तो इस रिलेशनशिप में वो जो इलेक्ट्रिशियन था वो कौन है? वो एम्प्लॉय है और सीएफई क्या है? एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर वो है जो प्रोवाइड कर रहा है टूल्स, इक्विपमेंट, सैलरी एंड एनवायरनमेंट। तो ये एम्प्लॉयर है जो क्या प्रोवाइड कर रहा है? शाबाश, रिन्यूमरेशन। और इसको क्या कर रहा है? इंगेज कर रहा है। ठीक है, द मैन हु इंगेजिंग अ पर्सन by providing remuneration is employer and person who is engaged in that is a employee. क्लियर जी? मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने तो। अच्छा, और ये भी पता लग गया कि सर्विस प्रोवाइडर और होता है, यानी हम उसके एम्प्लॉयर नहीं है, हमारा उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, एम्प्लॉयर होना पूरी सैलरी देने का नाम। तो और इसके फिक्स्ड आर होंगे, उसके वेरिएबल आर होंगे, वो अपना काम करेगा और चला जाए। अच्छा, तो बाय डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं ये और ये हमें क्लियर है। क्या ख्याल?
ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट क्या चीज होती है, एम्प्लॉयमेंट क्या चीज होती है। देखिए आगे चल के आपने जॉब करनी है, जरा देख ही लें यार आज एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। नौकरी की ख्वाहिश तो आपको भी है ना, फर्क सिर्फ ये है कि आम बंदा मेरे जैसा मलंग आदमी हो कहता है यार चलो यार मैं 70-80 हजार में भी काम कर लूंगा, कोई बात नहीं, गुजारा हो जाए, क्या ख्याल। आप कहते हैं नहीं यार मैं सीए करूंगा मगर 2.5-3 लाख से कम में काम नहीं करूंगा, ऐसा ही है ना, क्या ख्याल, क्यों जी। अच्छा तो क्या है जी, कहते एम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक डायरेक्टरशिप, अदर ऑफिस इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक डायरेक्टरशिप है जो आपको ऑफिस प्रोवाइड करेगी, और आपको क्या डायरेक्टरशिप क्या होती है, आपको डायरेक्शन देगी। डायरेक्शन का मतलब राह नमाई करेगी, आपकी बताएगी करना क्या है, और आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं आपको इंस्ट्रक्शंस देगी। क्या देगी, इंस्ट्रक्शन। और इसकी इंग्लिश क्या बनती है, हिदायत, हिदायत दी जाएंगी आपको, ठीक है ना। उर्दू क्या बनती है, इंस्ट्रक्शन, अंग्रेजी हिदायत। अच्छा, ए पोजीशन विच गिव्स एम्प्लॉई ए फिक्स्ड आर असर्टेनेबल रिम्यूनरेशन। इसके जवाब में तुम्हें हम जो भी हम काम कहेंगे उसके बदले में तुम्हें हम एक फिक्स्ड रिम्यूनरेशन देंगे, तयशुदा आमदनी, तयशुदा रकम, ठीक है जी। तो हम हिदायत देंगे, आप वो काम करेंगे और उसके बदले हम आपको क्या देंगे, ठीक है जी। अच्छा, द होल्डिंग आर एक्टिंग इन एनी पब्लिक ऑफिस, ये क्यों डाल दिया, ये तो दोनों बातें बड़ी आसान थी, सिंपल सी। हम तुम्हें डायरेक्टरशिप देंगे या हम तुम्हें किसी मैनेजमेंट ऑफिस में रखेंगे और तुम्हें रहनुमाई करेंगे, ये करना है, और उसके बदले हम तुम्हें क्या देंगे, तयशुदा मुआवजा। ये क्या कह दिया बीच में आपने। तो सोचिए कोई बंदा एमएनए बन जाता है और आप उसको बना देते हैं मिनिस्टर, किसका, इंटीरियर बनाते हैं आजकल, इंटीरियर मिनिस्टर बढ़िया, हाँ इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। अब आप इंटीरियर मिनिस्टर का ऑफिस जाकर संभाल लेंगे, तो आपके नजदीक आप क्या हैं, एक मिनिस्टर हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के नजदीक आप भी एक एम्प्लॉय हो चुके हैं कि हम आपको 3.5 लाख रुपए देंगे मिनिस्टर की सैलरी, साथ देंगे काले रंग की गाड़ी, उसके आगे लगाएंगे वो कोन वाला झंडा, उल्टी कोन वाला झंडा, और फिर आपको कहेंगे ना आपने ये हिदायत करनी है कि अगर कोई भी खांसे पकड़ के अंदर, कोई भी बोले पकड़ के। अच्छा, तो ये क्या, ये हिदायत है आपको। अच्छा बच्चों माइंड तो नहीं करिए, पता लगे पीटीआई के बच्चे हैं सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे बंदे अंदर हो रहे हैं, आप हंस रहे। अच्छा बच्चों, टैक्स ऑन सैलरी इज बेस्ड ऑन अमाउंट रिसीव्ड नॉट रिसीवेबल, ये क्या बात हुई। असल में बात यह है कि बहुत सारे मामलात में ना पैसा पहले आ जाता है। मिसाल के तौर पे आप कोई घर किराए पे देते हैं, तो क्या घर ऐसे देंगे, अच्छा महीना होगा तो किराया दे देंगे, क्या कहेंगे आप कहेंगे किराया पहले, और हो सकता है तो कोई एडवांस भी दो, ऐसा ना हो मेरा बिल ही लेके भाग जाए, बिजली का बिल ना ले आखिर। क्या हाल है, ऐसा होता है कि नहीं होता बच्चों, क्यों जी, किराए पे घर देते तो क्या कहते हैं, पहले किराया। लेकिन जब हम नौकरी करने जाते हैं तो तब आप ऐसे कहते हैं चलो पहले तनख्वाह रखो, क्यों जी, होता है, नहीं होता। हाँ, कोई कोई कंपनी अच्छी होती है, जैसे नेस्ले हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, कोलमैन हो गया, पेप्सी हो गया, कोक हो गया, ये लोग गुडविल मनी दे देते हैं। असिस्टेंट मैनेजर लेवल के रैंक पे जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको गुडविल मनी दे देते हैं, यानी यार आते ही जरा थोड़े से पैसे दे दिए तो जो यार शर्टें वर्टें कोई नहीं, मतलब ले लो हमारे मतलब की, कोई टाई वाई खरीद, तो सारी बात स्टूडेंट होता है, ऑडिट करके आया, आर्टिकलशिप करके आया, तो वो अभी तो उसके पास कपड़े नहीं अच्छे होंगे फौरी तौर पर, तो जाहिर है उसने हमारे इन्वायरमेंट सेट होने, थोड़े से पैसे दे दो, पूरे वाले से आया, चिश्तियां से आया, भाई फेरू से आया, तो यहाँ आके रहना भी है, हॉस्टल का खर्चा भी है, तो कुछ गुडविल मनी दे दे ताकि इसकी जिंदगी आसान हो। लेकिन सारे तो नहीं देते, क्या ख्याल। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जब आप बिजनेस की आमदनी की बात करते हैं ना, तो बिजनेस की आमदनी किस बेस पे होती है, अक्रूवल की बेस पे। बिजनेस की अक्सर आमदनी किस पे होती है, बिजनेस इनकम अक्सर किस पे होती है बच्चों,
बिजनेस की इनकम अक्सर आप डील करते हैं ऑन अक्रूवल बेस। अक्रूवल बेस का मतलब क्या हुआ, अभी मिली नहीं है एंट्री डाल दो, लेकिन सैलरी के मामले में अक्रूवल नहीं चलती। सैलरी तब ही मिलती है जब सैलरी रिसीव्ड हो जाती, सैलरी जब रिसीव्ड हो जाती है तभी होगी ना। जैसे फर्ज करें ये वाला न्यूमेरिकल देखिए, छोटा सा न्यूमेरिकल, मिस्टर समी स्टार्टेड हिज जॉब ऑन द 1 अगस्त 2015 एट द सैलरी कितनी 50,000 पर मंथ इन द टैक्स ईयर 2021 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 10,000 ऑन जुलाई 2022। ही रिसीव सैलरी ऑन एवरी 5th ऑफ द मंथ। हर पांच को उन्हें क्या मिल जाती है, सैलरी मिल जाती है। अच्छा, अगर उन्होंने 1 अगस्त को ज्वाइन किया तो उनकी पहली सैलरी कब आएगी, सितंबर में आएगी। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, कितनी सैलरियां बन गई 10। तो हम लिखेंगे कि टैक्स ईयर 2021 में इनको जो सैलरियां मिली वो 10 है और एक सैलरी की मालियत 50,000 है, तो इनको टोटल मिल गया कितना 5 लाख। सही लिखा है जी, आप समझ रहे हो बात। अच्छा, मैंने अगस्त की सैलरी नहीं डाली, अगस्त में मिली नहीं ना, बिजनेस होता तो डालता, लेकिन सैलरी है अगस्त में तो बेचारा काम करता रहा, तनख्वाह उसको मिली नहीं। तनख्वाह मिली कब 5 को। जब भी उसकी बीवी पैसे मांगती होगी क्या कहता होगा, बस बेगम थोड़ा सा सब्र कर लिया, थोड़ा सा सब्र, हो सकता है लड़के में के चली गए नहीं, और उसने कहा होगा 5 को ही लेके आऊंगा जाके जब तनख्वाह मिलेगी। नहीं बच्चों, ऐसा अक्सर हो जाता। तो यार असल में मैंने यहाँ 21 डालना होगा, 20 डालना होगा, तो मैंने पता क्या किया होगा, यहाँ 20 डालना था, वो मैं भूल गया। अब ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब बच्चों दूसरी जगह अगर आप देखते हैं ना, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 10,000 ऑन जुलाई 2022। अब पता क्या होगा, मैं जब इसकी टैक्स ईयर 2022 की सैलरी निकालूंगा ना, तो मैंने एक सैलरी डाल देनी कितनी 50,000 की। पूछे क्यों, जो यकम जुलाई की इंक्रीमेंट है ना वो जाके उसे कब मिली होगी, ठीक है ना। और 11 सैलरियां मैं डाल दूंगा कितने की 60,000 की। अब मेरी बात समझ आई आपको, अब कितना हुआ होगा 60 को जरा 11 जरा 6,60,000। अब टोटल मैं कर लूंगा इसका, ठीक है, 0 0 0 0 0 एंड एक और 0, 11, 7,10,000। ठीक होगा बच्चों, क्लियर जी, मेरी बात समझ आ रही, मुश्किल बातें तो नहीं करने लग गया कोई, क्या ख्याल है बच्चों, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब बच्चों ये जो है ये वाला सवाल आप खुद देख लेना, छोटा सा है, क्या ख्याल, डन जी, हो जाएगा। चलो इसको आप खुद देख लेना। अब कहता है कि ये इसको आसान करके भी लाने लिखा है, कहता है मैंने सैलरी स्टेटेड टू बी रिसीव्ड, ए पर्सन शैल ट्रीट एज हैविंग रिसीव्ड एन अमाउंट, बेनिफिट्स आर परक्विजिट। जब बंदे को मिल जाए सैलरी तब वो इसको काउंट करे, उससे पहले काउंट ना करे। लेकिन एक मसला है, यहां पे लफ्ज बड़े लिख दिए, अमाउंट लिख दिया, बेनिफिट लिख दिए, परक्विजिट लिख दिया, फिर कहता है कि एक्चुअली रिसीव बाय अ पर्सन, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन, एट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्सन। क्या मतलब, मतलब फर्ज कीजिए आपको एक जॉब मिल गई, उस जॉब में आपको सैलरी मिल गई 1,00,000 रुपए, आपको क्या मिल गई, सैलरी मिल गई। आपने कहा यार ऐसा करो मेरी मर्जी का पैकेज बना लो, क्या चलो ठीक है, मैंने तो क्या 1,00,000 है बना लो। उसने कहा देखो एक वो जो मुझे एक्चुअल मिली, तो मुझे एक्चुअल दिया करो 80,000, ठीक है। एक कौन सी जो मुझे क्या मिली है एक्चुअल, ये वाली 80,000। बाकी पता क्या किया करो, बाकी जो मैं कहता हूं ना तुम वो किया करो। तो वो क्या है, अप्लाइड, जो तुम कहोगे वो कर लेंगे। अप्लाइड में क्या है
कि ऐसा करो तुम ना मेरे बिहाफ पे जाओ और मेरे बिहाफ पे जाके जो है ना बिहाफ ऑफ द पर्सन ऐसा करना कि तुम ना कोई बिहाफ ऑफ मी मेरे बिहाफ पे ऐसा करना कि तुम जाके ना एक जगह ये 5,000 दे आना जाके। तो कह रहा 5,000 में है मेरे बिहाफ पे दे आना। वो कौन सा है? वो ये है कि मेरे ना निकाहनामे में लिखा गया था कि ना मैंने 5,000 रुपये महीना खर्चा देना अपनी बेगम को, ठीक है। तो ये तुम मेरे बिहाफ पे क्या करना, सबमिट करना। मेरी बेगम रहती नारोवाल, तो नारोवाल भेज दिया। तो ठीक है, एक ड्राइवर है नारोवाल का, वो तुम्हारे बिहाफ पे जाके उसको क्या करेगा, 5,000 देगा। क्लियर बच्चों? तो ये क्या है, ये आपके बिहाफ। दूसरी चीज क्या है, ये बिहाफ समझ आ गया जी। अच्छा, अब ये बिहाफ लाजिम नहीं बेगम आपको वो रख लें, ससुराल को 5,000 आपने तय किया था, सूरत भेजूंगा, तो आप कहते हैं मेरे ससुराल नारोवाल रहते हैं, वो 5,000 पहुंचा देना वरना मेरा घर खराब हो जाएगा। ठीक है, हम पहुंचा दें। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, आपकी इंस्ट्रक्शन ये है कि आपके बच्चे पढ़ते हैं, फर्ज करें अमेरिकन लाइस्टफ में या अमेरिकन नेशनल स्कूल में, तो आप कहते हैं मेरे जो बच्चे हैं उनकी फीस जमा कराना, फर्ज करें फीस है जी 5,000। अब क्या मतलब हुआ, पहला मतलब ये हो गया एक्चुअल जो आपको मिली, दूसरा मतलब क्या हो गया, अप्लाइड किसके, आपके बिहाफ पे, और आगे क्या आ गया बच्चों, आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। या क्या हो सकता है, अंडर एनी लॉ आपको वो सजा हो गई थी। सजा में ये तय हुआ था कि आपने ये जो हरकत की है ना, इसके अगेंस्ट आपको अगले 10 साल तक 5,000 रुपया जमा कराना है कोर्ट में जाके। जज ने सजा दे दी, 5,000 रुपये महीना जमा कराना है, क्योंकि आपने कोई बैंकरप्सी की है, उसमें उस कंपनी को 5,000 रुपये महीना आपने जमा कराना है। आखिरी चीज क्या रहेगी, मेड अवेलेबल टू पर्सन। तो क्या मतलब, ये 5,000 रुपये ना मेरा तुम रखते रहना, जब मैं जॉब छोड़ूंगा ना तो ये मुझे क्या करने हैं, शाबाश, ये पैसे इकट्ठे करके मुझे दे दें। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। तो इसमें क्या हो गया, एक्चुअली रिसीव, ये आपकी सैलरी कितनी, 1 लाख। एक्चुअली रिसीव कितनी हुई, एक्चुअली रिसीव 80,000। अप्लाइड में क्या हो गया, आपके बिहाफ पे किसी बंदे को दे दिया जाके, आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक दे दिया जाके, और आखिर में क्या, आपके किसी कानूनी मैटर को सॉल्व करने के लिए पैसे दे दिए। और आखिरी बात क्या है, मेड अवेलेबल, जब मैं जाने लगूंगा ना जॉब छोड़ के, उस वक्त जितने 5,000 इकट्ठे हुए वो मुझे थे। ठीक होगी बात, समझ आ गई बात नहीं। अब आप पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी ला है क्या, एक्चुअली रिसीव बाय अ पर्सन, जो उसे नकद मिल रहा है, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन, उसके कहने पे किसी को दे दिए, और दूसरी बात क्या है, एट इंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सन, जिसको इंस्ट्रक्शन दी उसको जाके दे दिए, या कोई कानूनी तकाजा पैदा करने के लिए, पूरा करने के लिए दे दिए, या फिर ये कि आखिर में जाके ये पैसे मुझे इकट्ठे करके तो दे दे। क्लियर बच्चों, सही होगी बात। अच्छा, अब आ जाए बात इसके ऊपर कि एक चीज रहेगी, उसको क्या कहते हैं, एम्प्लॉय रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर पे एंड अदर रेवेन्यू। यानी सिर्फ ये नहीं होता कि एम्प्लॉय को सिर्फ ये मिलता है, अदर रेवेन्यू भी तो मिल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू आर कैपिटल नेचर इंक्लूड, कैपिटल नेचर इंक्लूड हो सकता है। जैसे कि कोई गोल्डन शेक हैंड आ गया तो ये कैपिटल हो गया ना। क्या ख्याल है बच्चों कि हम तुम्हें गोल्डन शेक हैंड देते हैं, ऐसा करो तुम्हारी सर्विस कितनी हो गई, उसने कहा जी मेरी सर्विस है 25 साल की, कितनी हो गई 18 साल, तो तुम ऐसा करो अगले 7 साल की सारी तनख्वाह इकट्ठी ले लो हमारे से, और पेंशन प्लान हम बिल के तय कर लेते हैं, जितना आज तक तुम्हारी पेंशन बनती, पेंशन 5-10% ज्यादा दे। वो कहता ठीक है, डन। तो ये क्या बन गया बच्चों, सैलरी रिसीव बाय एनी पर्सन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट वेदर रेवेन्यू आर
कैपिटल नेचर, गोल्डन शेक हैंड मान लिया और गोल्डन शेक हैंड में उन्होंने कहा ठीक है यार तुझे हम इकट्ठे पैसे दे देते हैं और तू लेके तो निकल जा। तो बंदे को और क्या चाहिए। और याद है हमारे यहाँ एक दो गोल्डन शेक हैंड का प्लान चला था, बड़ा नुकसान हुआ था पाकिस्तान का। अच्छा नुकसान पता क्या हुआ था, नुकसान ये हुआ था बच्चों कि जो काम करने वाले बंदे थे ना उन्होंने गोल्डन शेक हैंड ले लिया, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, एसी से क्वालिफाइड थे, जो प्रॉपर इंजीनियर थे, बाहर से आए हुए थे, वो गलती से पब्लिक सर्विस में आ गए थे, अब वो जान छोड़ा नहीं चाहते। जैसे गोल्डन शेक हैंड आया ना बच्चों, उन सब बच्चों ने, उन सब औरतों, सॉरी उन सब जो पढ़े लिखे लोग थे, औरतें मर्द, सब गोल्डन शेक हैंड ले गए और लेके चले गए दुबई की मार्केट में, लेके चले गए कराची की मार्केट में और वहां जाके प्राइवेट जॉब कर ली 4, 5, 10 गुना ऊपर, और जो सर्विस थी वो भी मुकम्मल हो गई। तो जो काबिल लोग थे वो ले गए और जिनको पता था हमें तो नौकरी नहीं मिलनी उन्होंने लिया ही, वो तो रिस्क ही नहीं लेंगे। घोड़े भागे गधे रह गए, ये बोला घोड़े भागे और गधे रह गए। और फिर गवर्नमेंट ब्यूरोज का हाल इतना बुरा हुआ उसके बाद जिसकी इंतहा हो। अच्छा बच्चों चलिए आखिरी स्लाइड हल करते हैं और फिर आपको छुट्टी, ठीक है जी। ज्यादा बातें होगा तो मुझे करने की आदत है ही। अच्छा अब बच्चों बात ये है, जो आखिरी स्लाइड है ना, इसको पता क्या लिखा है, कहता है एनी पे वेज आर रीन्यूमरेशन टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग लीव पे। लीव पे क्या होती है जी, कोई छुट्टी दी और छुट्टी के साथ आपको क्या दे दी, पे दे दी। अब ये लीव पे क्या होती है, लीव पे होती है, मैं कहता हूं आपको ना साल की 15 छुट्टियां लाओ है। हालात ऐसे हुए कि मुझे आपसे काम कहना पड़ा, आप वो छुट्टियां भी नहीं ले सके और आपने छुट्टियां ली, काम किया, तो मुझे क्या करना चाहिए, जो तनख्वाह वैसे दे रहा हूं वो 15 दिन की तनख्वाह आपको और दे देता हूं। क्या हाल है, ठीक है ना। अच्छा पेमेंट इन लाई ऑफ लीव, तो ये वाली पेमेंट क्या बनेगी, पेमेंट इन लाई ऑफ लीव, लाई ऑफ लीव। लेकिन एक पेमेंट ऐसी है कि अगर आप छुट्टियां ले लेते तो मैंने आपकी पेमेंट काटनी थी नहीं, तो ये थी छुट्टियां ले ली पेमेंट भी मिलेगी, और यह छुट्टियां नहीं ली उनके बदले में पैसे ले लो मेरे से। और आगे क्या आ गया, ओवर टाइम काम करना था 8 घंटे, आपने किया 9 घंटे, मैंने 24 मल्टीप्लाई किए, 24 घंटे के आपको पैसे दे दिए फालतू। आपने कहा नहीं ये मेरे तो बनते हैं $10 पर आवर, तो सर ऐसा है कि क्योंकि आपने ओवर टाइम लगाया तो ये 10 नहीं है 15 हो, वो ज्यादा रेट लगता है ओवर टाइम। उसके बाद बच्चों क्या है, बोनस। बोनस क्या होता है, आमतौर पे शराफत का तकाजा ये कि अगर एक बंदा पूरा साल काम करे तो पूरे साल में कितने महीने, 12, लेकिन सैलरियां कितनी मिलेगी, 13। बोनस हो गया ना जी। अच्छा उसके अलावा एक्सेप्शनल बोनस भी होते हैं, कंपनी तरक्की कर रही है, एक सैलरी एक्स्ट्रा मिल गई। उसके अलावा आपने माल ज्यादा बेचा, मार्केटिंग में कमीशन। अच्छा आप ऑफिस का कोई काम करने चले गए, वहां पे आपको क्या देनी पड़ गई, फी। इस्लामाबाद भेजा था, रास्ते में टोल टैक्स लग गया, तो वो कौन देगा, कंपनी देगी। अच्छा ग्रेचुटी और वर्क कंडीशन, अब ये लहदा है और एंड पे आएगा ना, उसकी समझ सब में आ रही है। ग्रेचुटी क्या होती है, ये हम बात कर चुके हैं, ग्रेचुटी पे वैसे बात कर लेंगे आगे, पूरी तफसील है लॉ में, पूरा एक लॉ इसका। ग्रेचुटी एक लमसम अमाउंट है, एक जगह इकट्ठी करते हैं और वो आपको दे देते हैं आपकी रिटायरमेंट, हम उसे कहते हैं ग्रेचुटी। अच्छा फंड है समझ लें। वर्किंग कंडीशन क्या होती है, किसी खास वर्किंग कंडीशन में मैंने आपको भेजा जिसमें आम लोग काम नहीं करते। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि ये बार बिजली की तारें गंदी हुई हैं, इनको गीले कपड़े से साफ करो। अब जो रिस्क इन्वॉल्व है, तो रिस्क इन्वॉल्व है तो क्या है, मैं आपको उतने पैसे दूं, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि खानदान पूरा रिस्क पे लगाओ। मैं आपसे कहता हूं देखिए मुश्किल हालात है, आपने कभी लाइनमैन को दिखाओ, वो ट्रांसफार्मर की जब कुंडियां जोड़ रहा होता है, डी जोड़ा, नीचे ऐसे बच्चे खड़े हुए पाई पाई चिड़ी बजाई, रिस्की है। अच्छा पायलट जब जहाज उड़ा रहा होता तो फ्लेम देखा पीछे कितना जल रहा होता, और परों में क्या है, फ्यूल भी है, फ्लेम भी है, आग और तेल दोनों मौजूद है, और आप दरमियान में बैठे हुए जहाज उड़ा रहे। आप तो समझते हैं आप तो कुछ जहाज है नहीं, सॉरी आपने अक्सर जहाज देखे। अच्छा उसके साथ मिसाइल लगे हुए, गन्स लगी हुई, यानी एक्सप्लोसिव भी है,
अब देखो एक्सप्लोसिव भी है, फ्यूल भी है, आग भी है, पर आप दरमियान में बैठे हुए हैं। अब मुझे बताइए रिस्क है कि नहीं? तो इसके लिए मुझे कुछ इजाफी पैसे देने चाहिए कि नहीं? तो आमतौर पे एयरफोर्स के पायलट्स को एक मिलता है फ्लाइंग अलाउंस, स्पेशल फ्लाइंग अलाउंस, सिर्फ इस रिस्क के अगेंस्ट। इंश्योरेंस तो वही होती है उनकी, लेकिन फ्लाइंग अलाउंस भी मिलता है। अच्छा बच्चों, तो क्या क्या बातें हो गई? पहली बात, तुमने छुट्टियां की, तनख्वाह तो मिलेगी, लिहाजा ये क्या बन गई? लीव पे, यानी छुट्टियों में भी रहे, घर में एंजॉय भी किया, तनख्वाह भी मिली। लेकिन अगर छुट्टियां नहीं की, ऐसी मजबूरी थी, मैंने आपको समर वेकेशन भी खत्म कर दिया, आपकी एनुअल लीव भी नहीं दी आपको, अब क्या करना चाहिए मुझे? उसके लाइफ में मुझे कुछ पैसे देने चाहिए। 8 घंटे की ड्यूटी थी, मैंने 9 घंटे काम कराया, ओवर टाइम देना चाहिए। अच्छा, उसके बाद बच्चों बोनस, उसके बाद बच्चों कमीशन, उसके बाद बच्चों फी मिलेगी आपको अगर आपने खर्च किए, मोटरवे पे गए, टोल टैक्स लगाया, टोकन टैक्स लगाया। अच्छा, उसके बाद बच्चों एक फंड है ग्रेचुटी, जब रिटायर होंगे वो मिलेगी आपको। और आखिरी चीज क्या बच्चों? वर्किंग कंडीशन, खतरनाक सूरत हाल में भेजिए आपको, और उस खतरनाक असूल में है ना, जैसे हम देखा केमिकल फैक्ट्री में बात 2 केमिकल करीब आ जाए तो आग लग जाती, अब वहां पे भी एक खास पैसे देने पड़ते हैं कि भाई रिस्क लिया। आप घरों में देख लीजिए, हमारे घरों में बस खतरनाक सूरत हाल होती है। नहीं, आपने अक्सर देखा, चलिए मैं आपको समझाता हूं, आपने अक्सर देखा होगा सास और बहू का कमरा ऊपर या नीचे रखते हैं, वो भी हाईली फ्लेमेबल केमिकल्स, यानी सास नीचे होगी तो बहू ऊपर होगी। अच्छा, ये क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर ज्यादा करीब आए, रिएक्शन हुआ, आग लगी, कौन रोकेगा? और इनमें फासला क्यों रखते हैं? ताकि अगर इनमें फ्लेम एक दफा हो गया, आग लगी, तो यूएनओ की फोर्सेस को आने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तो गैप इतना होना चाहिए कि आप बचाव कर सकें। नहीं, अक्सर इन दोनों के कमरे के दरमियान आपने देखा घरों में छोटा सा एक्सटिंग्विशर भी लगा होता है, वो इसीलिए लगा होता है। वैसे आमतौर स्विच बोर्ड के पास लगा होता है एक, और एक लगा होता है जहां पे एक तरफ सास का कमरा, एक तरफ बहू का कमरा, उस दरमियान में लगा होता है। अच्छा बच्चों, यहां तक कोई चीज मुश्किल? नो प्रॉब्लम। लेकिन इस यहां पे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते शोहर को इतनी खतरनाक सूरत हाल को फेस करने। ओ बच्चों, सी यू इंशाल्लाह।